फंजाई। इस क्लास में हम यदि फंजाई की हम बात करें, फंजाई जो कि कवक हैं, कवकों की यदि बात करें तो ये पर्णहरित रहित यानी कि जिनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, पर्णहरित रहित असंवहनीय यानी कि नॉन वेस्क्यूलर, पर्णहरित रहित असंवहनीय और बीजाणु पैदा करने वाले प्लांट्स माने जा सकते हैं। यानी जिनमें क्लोरोफिल हो, क्लोरोफिललेस नॉन वेस्क्यूलर स्पोर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग जो प्लांट्स हैं उनको कवक कहते हैं या फंजाई कहते हैं। फंजाई जो हैं, यदि हम बात करें तो फंजाई का जो अध्ययन जो है उसे कहते हैं माइकोलॉजी। फंजाई का जो अध्ययन है इसको क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और P.A. माइकेली जो हैं वो फादर ऑफ फंजाई हैं। फंजाई के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, यानी कि कवक विज्ञान कहते हैं। और P.A. माइकेली ही माइकोलॉजी के फादर हैं या फंजाई के फादर ऑफ फंजाई हैं। फादर ऑफ इंडियन फंजाई की यदि बात करें, भारतीय माइकोलॉजी यानी कि भारतीय कवक विज्ञान के जनक की, तो वो हैं E.J. बटलर को जो हैं फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहते हैं। और P.A. माइकेली को फादर ऑफ माइकोलॉजी या फादर ऑफ फंजाई कहते हैं। माइकोलॉजी भी लिख सकते हैं हम इसको, माइकोलॉजी कहते हैं। हम यदि बात करें ये जो कवक जो हैं फंजाई, इन फंजाई के अंदर किस प्रकार का इनका शरीर होता है, कैसे होता है, तो इनका जो शरीर होता है वो, इनके शरीर जो तंतुयुक्त होता है, तंतु पाए जाते हैं जिनको माइसीलियम कहते हैं। अलग अलग प्रकार के तंतु हैं जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। और इसके अंदर हम बात करें कि किस प्रकार इनमें जन्म पाया जाता है, तो वो भी हम आगे के जो हैं क्लास उसमें हम चर्चा करेंगे। फंजाई जो हैं इनमें पोषण की यदि हम बात करें, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल तो है नहीं, तो फंजाई के अंदर पोषण कैसे होता है? पोषण की यदि बात करें हम फंजाई में, तो फंजाई में 3 प्रकार का पोषण पाया जाता है। 3 प्रकार से ये अपना भोजन बना सकते हैं। पोषण, प्रश्न इस पर पूछा जाता है कि कवकों में पोषण या भोजन कैसे होता है, तो कवकों को 3 भागों में बांट सकते हैं हम। एक तो परजीवी तरह का, कि दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं या दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परजीवी फंजाई कहते हैं, परजीवी कवक। और परजीवी कवक के अंदर की यदि हम बात करें तो जैसे एल्ब्यूगो जो हैं वो परजीवी कवक हैं, जो सरसों पर पाया जाता है, सरसों के अंदर रोग पैदा करता है। परजीवी कवक आ गया ना, एल्ब्यूगो। एरिसाइफी भी है, एरिसाइफी जो बाजरे के अंदर जो रोग पैदा करता है, तो ये परजीवी कवक हैं। कुछ जो कवक ऐसे हैं जो मृतोपजीवी की तरह व्यवहार करते हैं, मृतोपजीवी कवक हैं, अर्थात सेप्रोफाइटिक मृतोपजीवी यानी कि सेप्रोफाइटिक कवक हैं। सेप्रोफाइटिक कवक कौन से होते हैं? जो मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे पेनिसिलियम एक मृतोपजीवी यानी कि सेप्रोफाइटिक का उदाहरण है। और ये एल्ब्यूगो और एरिसाइफी हैं
वो पैरासाइटिक फंजाई का एग्जाम्पल है, परजीवी कवक का उदाहरण है। तीसरा एक और प्रश्न है, तीसरे प्रकार के जो पाए जाते हैं, जैसे सहजीवी कवक भी होते हैं। सहजीवी कवक, सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक। सहजीवी कवकों का जो संबंध है वो दो प्रकार की चीजें बनाते हैं कवक सहजीवन के साथ। एक उदाहरण है इसका लाइकेन, एक उदाहरण इसका क्या है, लाइकेन, और दूसरा जो उदाहरण है इसका वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा और लाइकेन। लाइकेन क्या होते हैं, कवक जो हैं वो कवक जैसे साइनोबैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ये साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार की एल्गी हैं, एल्गी, तो एल्गी प्लस फंजाई यदि मिल जाए तो ये एक दूसरे पर डिपेंड रह करके एक ऐसा संबंध बनाती हैं जो लाइकेन है। तो लाइकेन सहजीविता का अच्छा उदाहरण है। तो सहजीवी जो जीवन है वो भी कवक मतलब निभाते हैं। दूसरा माइकोराइजा क्या है, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जो रूट होती है, जड़ों के अंदर, रूट्स के अंदर फंजाई रह करके और अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इनको भी कुछ उसके बदले देते हैं। तो ये भी सहजीवन का उदाहरण है। माइकोराइजा जो हैं, इस प्रकार का जो रूट के अंदर फंजाई यदि पाई जाएगी तो इस प्रकार की जो संरचना बनाती है उसको माइकोराइजा कहते हैं। तो माइकोराइजा और लाइकेन्स ये सहजीविता के अच्छे उदाहरण हैं। मृतोपजीवी के अंदर पेनिसिलियम जो हैं वो मृतोपजीवी कवक का उदाहरण है। और परजीवी कवकों की यदि बात करें तो एल्बुगो हैं और एरिसाइफी हैं जो पैरासाइटिक कवक होते हैं। फंजाई जो हैं, फंजाई के अंदर यदि हम जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, हमने रिप्रोडक्शन इन एल्गी भी पढ़ा था। रिप्रोडक्शन इन फंजाई के अंदर 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। फंजाई में भी 3 प्रकार से जनन पाया जाता है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, कायिक जनन बोलते हैं। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन जो है वो 3 तरह से हो सकता है। कायिक जनन है वो इनमें 3 तरह से हो सकता है। एक तो इसमें होता है खंडन, एक होता है विखंडन और एक होता है मुकुलन। इन 3 तरह से इनमें जन्म पाया जा सकता है, खंडन, विखंडन और मुकुलन। खंडन के अंदर क्या होता है, जिसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। जो भी फंजाई जो हैं, फंजाई का जो शरीर है माइसीलियम यदि टूट जाए, अलग अलग खंडों के अंदर टूट जाए माइसीलियम, और प्रत्येक जो खंड जो हैं वो एक नया माइसीलियम या नया तंतु का निर्माण कर लेता है, तो इस प्रकार के जनन को हम खंडन कहते हैं, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ये एक पहला प्रकार है। और ये जो हैं, ये खंडन यानी कि जो रिप्रोडक्शन का जो पहला प्रकार है, राइजोपस और म्यूकर जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं। राइजोपस में और म्यूकर के अंदर इस प्रकार पाया जाता है। विखंडन क्या होता है, जिसके अंदर एक कवक तंतु 2 कवक तंतुओं में टूट जाता है। एक कवक तंतु जो है वो 2 बराबर भागों में टूट जाता है, उसको हम विखंडन बोलते हैं। और विखंडन जो है ये पाया जाता है ईस्ट जो है, ईस्ट के अंदर खंडन पाया जाता है। ईस्ट का एक तंतु यदि टूट जाए बराबर 2 भागों में तो वो विखंडित हो जाएगा, विखंडन करेगा। तो ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रकार है। मुकुलन ये भी ईस्ट में पाया जाता है। जो ईस्ट की एक कोशिका है, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस केंद्रक
तो इसके अंदर क्या होता है, एक बड जैसी स्ट्रक्चर निकलती है ऐसे इसमें से, जिसको बोलते हैं BUD बड, यानी कि मुकुल बोलते हैं। केंद्रक दो भागों में ऐसे बंट जाता है, ये केंद्रक लंबा होकर के दो भागों में बंट जाएगा और एक ऊपर इस प्रकार अलग और इस प्रकार एक, यानी कि असमान रूप से विभाजित हो जाएंगी। ये भी ईस्ट में ही पाया जाता है, ईस्ट में। तो ईस्ट में मुकुलन और विखंडन दोनों प्रकार के कायिक जनन पाए जाते हैं, जबकि खंडन जो है वो राइजोपस और म्यूकर के अंदर पाया जाता है। तो हम रिप्रोडक्शन इन एल्गी के अंदर सबसे पहला कायिक जनन की यदि हम बात करें तो कायिक जनन के अंदर खंडन, विखंडन और मुकुलन, तीन तरह के जनन जो है इसमें पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि इसमें जो जनक जो होते हैं, नर जनन और मादा जननांग जो होते हैं वो आपस में इसमें भाग नहीं लेती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से किससे होता है, स्पोर्स से होता है। ध्यान रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, स्पोर्स से होता है। तो इसमें जो है तीन तरह के स्पोर्स बनते हैं। कितने तरह के, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये भी तीन तरह के स्पोर्स जो हैं इसमें बनाते हैं। एक तो बनाते हैं चल बीजाणु, चल बीजाणु, चल बीजाणु, जिनको क्या बोलते हैं, जूस्पोर, जूस्पोर बोलते हैं। दूसरा एक होता है कोनिडिया द्वारा, कोनिडिया इंपॉर्टेंट है ये, कोनिडिया द्वारा, कोनिडिया द्वारा। एक होता है ओइडिया, ओइडिया द्वारा, ओइडिया द्वारा, जूस्पोर द्वारा, कोनिडिया द्वारा और ओइडिया द्वारा। ये जो जनन पाए जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन कहते हैं। चल बीजाणु के हम बात करते हैं। चल बीजाणु चलेंगे वही जिसमें फ्लैजिला होंगे। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार के बीजाणु बनते हैं जिनमें फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला युक्त बीजाणु जो होते हैं वो गतिशील फ्लैजिला युक्त बीजाणुओं का निर्माण किया जाता है और फ्लैजिला युक्त बीजाणुओं को क्या बोलते हैं, चल बीजाणु बोलते हैं। ये जो निम्न कवक होते हैं उसमें इस प्रकार का जनन पाया जाता है, यानी कि जो लोअर फंजाई हैं, लोअर फंजाई जो हैं उसके अंदर ये, हमने ट्रू फंजाई हम पढ़ते हैं तो ट्रू फंजाई के अंदर लोअर फंजाई जो हैं उसके अंदर, लोअर फंजाई के अंदर जैसे फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज के जो निम्न कवक जिसको बोलते हैं उसके अंदर चल बीजाणु बनते हैं जिन जो फ्लैजिला युक्त होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं और इनके द्वारा जो जनन होता है उस जनन को हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन बोलते हैं। कोनिडिया, कोनिडिया जो है ये विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है। ये मुख्य रूप से पाई जाती है पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम जो होता है उसका, जैसे पेनिसिलियम के ऐसे कवक तंतु होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर जो विशेष प्रकार के स्पोर्स लगे होते हैं अगर प्रसारी क्रम में, ये जो स्पोर्स होते हैं इनको बोलते हैं कोनिडिया। इनको क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। ये कोनिडिया ऐसे अलग होते जाते हैं यहाँ से और इस प्रकार जो जनन, ये संरचना जो जनन करती है कोनिडिया द्वारा जो जनन होता है इसको क्या बोलते हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक प्रकार है कोनिडिया द्वारा, जो कि मुख्य रूप से पेनिसिलियम जो होता है उसके अंदर पाया जाता है। तीसरा है ओइडिया। ओइडिया इस प्रकार के ही होते हैं, जो कोनिडिया हैं उस प्रकार के होते हैं, लेकिन ओइडिया जो होते हैं उसमें क्या होता है कि इसके जो तंतु जो होते हैं वो छोटे छोटे ऐसे स्पोर्स से बन के अंदर विखंडित होकर के टूट ही जाते हैं। ऐसे तंतु ही विखंडित हो गया और इस प्रकार स्पोर्स रूपी संरचना बना ली और वो अलग हो जाते हैं, उसे कहते हैं ओइडिया। उसे क्या कहते हैं, ओइडिया। चल बीजाणु निम्न कवकों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे फाइकोमाइसिटीज कवक हैं उसमें फ्लैजिला युक्त होते हैं, गतिशील होते हैं चल बीजाणु। स्पोर्स जो हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। कोनिडिया जो हैं
जैसे पेनिसिलियम वगैरह में पाए जाते हैं। अगर सारी क्रम में शीर्ष पर पाई जाती है ये संरचना कोनिडिया, और ये अलग अलग होकर के जो अलग अलग स्पोर्स बनाएंगे, ये जो जनन करेंगे, बाद में स्पोर्स से नया प्लांट्स बन जाएगा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। और ओइडिया जो हैं ये कवक तंतु ही अलग अलग खंडों में टूट करके इस प्रकार के स्पोर्स का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओइडिया बोलते हैं। और जो ओइडिया जो हैं ये मुख्य रूप से म्यूकर में पाए जाते हैं। ऐसी संरचना जो कवक तंतु, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कवक तंतु खुद ही खंडों के रूप में टूट करके ऐसी श्रृंखला सी बना लेता है स्पोर्स की। ये स्पोर्स जो हैं स्पोर्स की श्रृंखला सी बना लेता है, ये स्पोर्स अलग अलग टूट जाते हैं। इस प्रकार के जो अलैंगिक जनन की जो संरचना बनती है, जो मुख्य रूप से म्यूकर में बनती है, किस में बनती है, म्यूकर में बनती है। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, टोरूला अवस्था कहते हैं, टोरूला। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, टोरूला स्टेज क्या है। तो टोरूला स्टेज क्या होती हैं, टोरूला एक अलैंगिक रिप्रोडक्शन के अंदर, या हम कहें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक इस प्रकार की म्यूकर जो फंजाई है उसमें एक संरचना बनती है जिसमें उसका कवक तंतु खुद टूट करके ऐसे स्पोर्स की श्रृंखला सी बना लेता है, उसको क्या बोलते हैं, टोरूला अवस्था बोलते हैं। कोनिडिया जो है वो पेनिसिलियम में पाया जाता है, चल बीजाणु जो होते हैं फाइकोमाइस्टीज में पाए जाते हैं। और उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा हम पहले जो एल्गी जो हैं उसके अंदर भी कर चुके हैं, जो एल्गी पढ़ा था उसके अंदर, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर प्लाज्मोगेमी, एक तो प्लाज्मोगेमी द्वारा पाया जाता है, एक होता है दूसरा कैरियोगेमी, और तीसरा इसके अंदर जो पाया जाता है वो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी। ये हमने आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, उगेमी के बारे में काफी चर्चा कर ली, कई वीडियोस में कर ली। और प्लाज्मोगेमी क्या होता है, कोशिका द्रव्य, जैसे ये कवक तंतु है, दूसरा कवक तंतु है, इस कवक तंतु का पास आए और इसके कोशिका द्रव्य आपस में मिल जाता है, तो केंद्रक भी आपस में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार जो दोनों केंद्रक मिल गए, केंद्रकों का संयोजन ही तो होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें न्यूक्लियस जो होते हैं उनका संयोजन ही तो होता है, एन और एन संयोजन करके 2n बनाते हैं। तो डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है एक तो प्लाज्मोगेमी द्वारा, कोशिका द्रव्य जो हैं वो आपस में मिल जाएगा ऐसे कोशिका द्रव्य। एक होता है कैरियोगेमी, कैरियोगेमी के अंदर केंद्रकों का संलयन होता है, दोनों केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं, अंतर है, ध्यान रखना। प्लाज्मोगेमी में कोशिका द्रव्य आपस में मिल जाएगा, तो कोशिका द्रव्य मिल गया तो अलग अलग जो कोशिका द्रव्य है उनके केंद्रक जो है आपस में मिल जाते हैं। तो एक तो है प्लाज्मोगेमी, जो जीव द्रव्य हम कहते हैं संलयन, और एक है कैरियोगेमी, कैरियो का मतलब केंद्रक होता है, ये होता है केंद्रक संलयन। और ये जो मैंने आपको बता दिया था पहले कि आइसोगेमी जो होता है, समान प्रकार के जो नर युग्मक मादा युग्मक एक जैसे होते हैं, किसी प्रकार का उनमें विभेद नहीं होता, प्लस और माइनस 10 से दिखाते हैं, उसमें संयोजन हो जाता है, उसको आइसोगेमी बोलते हैं। ये मैंने बता सिनकाइट्रियम में पाया जाता है। एनाइसोगेमी एलोमाइसिस में पाया जाता है। एनाइसोगेमी के अंदर जो थोड़ा बहुत अंतर होता है उनके अंदर, जैसे नर युग्मक जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, मादा युग्मक कम एक्टिव होता है, मादा युग्मक थोड़ी बड़ी होता है और नर युग्मक छोटा होता है। और उगेमी के अंदर मादा युग्मक बिल्कुल एक्टिव नहीं होता है, उसको हम एग वगैरह बोलते हैं या ओवम वगैरह बोलते हैं, और जो नर युग्मक जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव इसमें होता है। तो ये जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार के अंदर प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी ये पाया जाता है। तो ये जो था ये था फंजाई जो है, फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, फंजाई का जो वर्गीकरण है उस पर क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। 1962 के अंदर एलेक्सोपोलस यही पूछा जाएगा, एलेक्सोपोलस का क्लासिफिकेशन। 1962 के अंदर एलेक्सोपोलस ने फंजाई का क्लासिफिकेशन किया। उसके अंदर उसने जो फंजाई जो हैं, माइकोटा जो डिवीजन है फंजाई की, माइकोटा जो फंजाई की जो डिवीजन है उसको दो
अलग अलग सब डिवीजन में डिवाइड किया। दो जो थी इनकी सब डिवीजन के अंदर डिवाइड किया। माइकोटा को 1962 के अंदर एलेक्सोपोलस ने दो सब डिवीजन बनाई थी। एक सब डिवीजन कौन सी थी? मिक्सोमाइकोटीना। मिक्सोमाइकोटीना के अंदर नगन कवकों को शामिल किया गया, अर्थात सेल वाल जिनमें एब्सेंट थी। नगन कवक जो हैं उनको शामिल किया गया, जिनमें सेल वाल एब्सेंट थी। उसमें एक संवर्ग आता है मिक्सोमाइकोस्टीज। मिक्सोमाइकोस्टीज आती है, उसमें एसेल्यूलर फंजाई और सेल्यूलर फंजाई। एसेल्यूलर फंजाई और सेल्यूलर जो फंजाई है मुख्य रूप से वो इसमें मिक्सोमाइकोसिटीज जो था, नगन कवक था, सेलवाल जिसमें एब्सेंट थी, वो जो सब डिवीजन था उसमें शामिल किया गया मिक्सोमाइकोटीना। यूमाइकोटीना मैंने आपको पहले ही बताया कि यू का मतलब होता है वास्तविक। यूमाइकोटीना के अंदर वास्तविक फंजाई थी, जिसके अंदर तीन भागों में बांटा गया। एक तो लोअर कवक यानी कि निम्न फंजाई, निम्न कवक, और दूसरा जो था हायर फंजाई यानी कि उच्च कवक, और तीसरा जो संवर्ग इन्होंने बनाया था वो बनाया था कृत्रिम संवर्ग। जो लोअर फंजाई है, लोअर फंजाई को दो भागों में बांटा। एक तो थी जो गति करती है, इस प्रकार के फंजाई जो गति करती है उसको गतिशील कवक। लोअर में दो थे, गतिशील और अगतिशील। अगतिशील जो गति नहीं करते। गतिशील में काइट्रियोमाइस्टीज। काइट्रियो आप अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो गतिशील को इंगित करता है। गतिशील कवक के अंदर काइट्रियोमाइस्टीज, हाइपोकाइट्रियोमाइस्टीज, काइट्रियोमाइस्टीज, हाइपोकाइट्रियोमाइस्टीज, ऊमाइस्टीज तथा प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, ये चार जो थे उनको शामिल किया गया गतिशील कवक के अंदर जो लोअर फंजाई थी। कौन कौन सी? काइट्रियोमाइस्टीज, हाइपोकाइट्रियोमाइस्टीज, ऊमाइस्टीज और प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। गतिशील कवक के बाद अगतिशील कवक जिनमें गति नहीं थी वो जाइगोमाइसिटीज और ट्राइकोमाइस्टीज। जाइगोमाइस्टीज और ट्राइकोमाइस्टीज अगतिशील लोअर फंजाई है, जिसको यूमाइकोटीना के अंदर एलेक्सोपोल्स ने वर्गीकृत किया। हायर फंजाई उच्च संवर्ग की जो है, उच्च संवर्ग था ये हायर फंजाई। हायर फंजाई के अंदर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइस्टीज दो को शामिल किया गया हायर फंजाई के अंदर, एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर। और कृत्रिम संवर्ग एक और बनाया जिसको ड्यूटेरोमाइस्टीज कहते हैं। ड्यूटेरोमाइस्टीज जिसको हमने पढ़ा था, ड्यूटेरोमाइस्टीज जो होती है वो क्या होती है? फंजाई इम्परफेक्टी होती है। तो एलेक्सोपोल्स का जो वर्गीकरण यदि आए क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के अंदर, तो आपको ऐसे ही लिखना है। 1962 के अंदर एलेक्सोपोल्स ने जो पूरी फंजाई थी उसको एक डिवीजन माइकोटा में रखा, माइकोटा की दो डिवीजन मिक्सोमाइकोटीना, यूमाइकोटीना में रखा। मिक्सोमाइकोटीना के अंदर नगन कवक थे जिन पर सेल वाल एब्सेंट थी। इनकी जो वेजिटेटिव अवस्था होती है, कायिक अवस्था के अंदर सेल वाल एब्सेंट होता है, उसके अंदर एक संवर्ग आता है मिक्सोमाइकोटीना और मिक्सोमाइकोसिटीज। मिक्सोमाइकोसिटीज के अंदर एसेलुलर फंजाई और सेलुलर फंजाई को शामिल किया गया। उसके बाद यूमाइकोटीना के तीन संवर्ग बनाए, लोअर फंजाई, हायर फंजाई और कृत्रिम फंजाई। लोअर फंजाई के अंदर गतिशील और अगतिशील। गतिशील जो है उसमें काइट्रियोमाइस्टीज, हाइपोकाइट्रियोमाइस्टीज, ऊमाइस्टीज और प्लाज्मोडियोफोरोमाइस्टीज। उसके बाद अगतिशील में जाइगोमाइस्टीज और ट्राइकोमाइस्टीज। और हायर फंजाई के अंदर दो को शामिल किया गया, एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज। और कृत्रिम संवर्ग बनाया था ड्यूटेरोमाइस्टीज, जिसको फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं। तो फंजाई के जो एक दो वीडियो हैं आप उसमें देखिए, फंजाई क्या है, सामान्य उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, फंजाई के अंदर किस प्रकार का जनन है, फंजाई के अंदर किस प्रकार जो है पोषण प्राप्त करती है फंजाई, और फंजाई कौन कौन से रोग वगैरह पैदा करती हैं, और फंजाई का क्लासिफिकेशन जरूर देखें आप।